एनसीईआरटी आपका बेसमेंट कर दिया, उसके बाद क्या कहानी होती है कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता कैसे, ये कॉन्सेप्ट थ्योरी आपका वहाँ से क्लियर हो गया। अब एग्जाम में आप बैठो, सिलेबस तो किसी को नहीं पता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो भी किसी को नहीं पता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ये देखिए कि पूछने की कोशिश क्या कर रहा है वो। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंक्लूड कर दे रहा है, एक गलत दे रहा है 2 सही दे रहा है, बोला आप उसको बताओ कौन सा सही है। तो ये आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है, तो आप घटना चक्र पढ़ो और हर सब्जेक्ट में घटना चक्र ले लो। दृष्टि का जो आता है ना, घटना चक्र अलग है, ये दृष्टि अलग है। वो दृष्टि बड़ा सा लिख करके घटना चक्र का दृष्टि जो फॉर्म आता है, एक रिव्यू आता है, एक दृष्टि आता है, एक पिक्चोरियल आता है। पिक्चोरियल होता है जिसको मान लो रिवाइज कर रहा हूँ एक दिन में, जैसा कल मुझे एग्जाम देने जाना है, आज मैं अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो शॉर्ट नोट्स में पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है। 2-4 किताबें आपके पास है एशियन है, बहुत ही ज़्यादा डीप में मतलब हमको टीचर नहीं बनना है हिस्ट्री का, हमको इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं बनना है। अगर हमको इकोनॉमिक्स का टीचर बनाना होता तो मैं बाकायदा इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होता, अब 3 साल नहीं 5 साल पढ़ा रहा होता। हिस्ट्री अगर हमें पढ़ाना होता तो पूरा 5 साल आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा होता, तब जाके आप टीचर बनोगे। हमको जनरल नॉलेज है, जीएस है ना, जनरल स्टडी, यानी हमको सबके बारे में अवेयर होना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ध्यान रखना, यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम नहीं, लेकिन हाँ सिलेक्शन तो भाई 1000 का ही होगा ना। यस सर, 970 का ही तो होगा जितना वैकेंसी रहेगा, इसलिए हमें लगता है कि बहुत हाई लेवल का एग्जाम है। 12 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, 6 लाख बच्चे एग्जाम में नहीं जाते हैं। 6 लाख बच्चे जिसमें से 5 लाख को तो OMR सीट भरने नहीं आता, उनको भी तुम हटा दो। अब 1 लाख बच्चे बचे, वो इसलिए भरते हैं 100 रुपये का फॉर्म होता है, बगल की जिला में इंटर हो जाता है, बस्ती के बड़े गोरखपुर सेंटर चला जाएगा आपका। अब बचे 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे पे सिर्फ 10,000 सिलेक्शन लेना है, समझ लो कितना परसेंट है। एक सीट पे 10 बच्चे फाइट कर रहे हैं, 100 बच्चे, सॉरी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर आप से लड़ो। और पुलिस वाले में कितना आया था, 60,000 वैकेंसी थी, 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। अब बताओ कंपटीशन कैसा है, वहाँ ज़्यादा है लड़ाई, यहाँ लड़ाई कम है। लेकिन ये है कि भाई अब उसमें आ रहे हो नहीं आ रहे हो, होना 1000 का ही सिलेक्शन है, तो इसका मतलब नहीं कि एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल होता है, एग्ज़ाम बहुत नॉर्मल। लेकिन ये है कि हर चीज़ को आपको टच करना पड़ेगा। जैसे छोटे एग्जाम, और छोटे एग्जाम में ज़्यादा कंपटीशन है, साथ आप मुझे बैठा दो SSC UCC के एग्जाम में नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगा, लेकिन हम लोग पीसेस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, हमें बहुत 0 लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। क्या पूछ दोगे कि यार सर ये पूरा तात्विक वाले में ये क्या होता है, वो होता है, नहीं पता। लेकिन अगर आप पूछ लोगे पटने क्या है, तो मैं बता दूंगा कि आप पटने में ऑस्ट्रिच के अंडे पे आपको क्या मिला था, चित्रकारी मिला था। आप कुछ बोलोगे पूरी क्या है, तो सर पूरी वहाँ पे बोन्स टूल्स मिले थे यहाँ, तो वो सारी चीज़ें। टूल क्या है, बोन टूल्स मिले थे, है ना। चिरांद क्या है, ये चिरांद जो बोलते बिहार में, तो बोन टूल्स के है। बुर्ज होम क्यों फेमस है, तो सर वहाँ पे क्या मिला था, वहाँ पे हमें गोल्ड के साथ आदमी का बरियल मिला था, बरियल यानी ग्रेव आर्ट, यानी कि कब्र मिला था, है ना। सॉरी ये हो गया मौजूदा यहाँ पे आपके, नहीं ये क्या नाम है आपके, आदमगढ़ नहीं, आदमगढ़ में तो दूसरी चीज़ है। आदमगढ़ में रजिस्टर के साथ आप एनिमल है, यानी कि एनिमल को पालने का साक्ष्य मिलता है। आपका क्या है, इसको बलूचिस्तान में मेहरगढ़ मिलता है। कुत्ते के साथ कहाँ है, तो जो एविडेंसेस होते हैं वो हम लोग याद रखते हैं। बाकी पिट ड्वेलिंग कहाँ है, यहाँ जमीन खरीद करके कोई कहाँ रहता था, तो बुर्ज होम में रहता था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग याद करते हैं, बाकी सब चीज़ें जो हमारे एग्जाम रिलेटेड नहीं, बकवास है। अब ठुमक चलो तो रामचंद्र पैजनिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राम जी ने जन्म नहीं लिया, अवतार लिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जन्म नहीं लिया। बस ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत डीप में नहीं जाना है, कैसे क्या हुआ। मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल वहीं पे दिया था कि मतलब राम जी खा रहे थे या कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, माखन खा रहे हैं, तो माखन खाते समय भी उसका बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है। 4-5 पन्ने में से किसी चीज़ का वर्णन है, जैसे लग रहा है बर्फ को वो खुद उठा कर खा रहे हैं और वो एक पहाड़ की तरह है, और ये हमें नहीं मतलब, हमको बस इतना जानना है कि खाते क्या थे। तो इसी तरीके से आपको इसमें समझना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ उसी को पढ़ेगा, फालतू चीज़ों को छोड़ देगा। और वैसे भी 100% टच नहीं करना है, 80% टच करके आओ, 70% जो भी सिलेक्शन हो जाएगा।
हम लोग पढ़ रहे थे एमएसपी, है ना। अब देखो बेटा, एमएसपी में हमने देखा है ना कि सरकार के लिए एक प्रॉब्लम थी, है ना, कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है यानी जो किसान है, वो फार्मर है, वो क्या कर रहे हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं। कास्ट ऑफ, उनका प्रोडक्शन क्या है, जो ग्रेन्स और उगा रहे हैं, तो उनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, A2 प्लस FL और CD, है ना, ये उनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन था। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में बनाने में जो कास्ट हमारा लगता है, जिसको कास्टिंग आप बोलते हैं, ठीक है, वो होता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब एमएसपी डिसाइड किया गया कि अगर मान लीजिए कोई कास्ट लगा रहा है, किसान अपना कास्ट लगा रहा है, कास्ट लगाने के बाद अगर उसको उतना प्राइस नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, उसका जो अनाज है सड़ जाएगा और उसे लॉस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होंगे, लोग एग्रीकल्चर को छोड़ करके दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ की जो फूड सिक्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हमें बार बार इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम अमेरिका से क्या बीट यानी गेहूँ हम क्या कर रहे थे, आयात करके बहुत थर्ड क्वालिटी का बीट आता था। बाद में फिर हमने क्या, हमारे जो प्लानिंग कमीशन ने एग्रीकल्चर पे ही पूरा डिपेंडेंसी दिखाया 5 ईयर, तो उसमें स्पेशली लाल बहादुर शास्त्री, तो हमने क्या कर दिया, एकदम बहुत बढ़िया सा हमारा एग्रीकल्चर ग्रो किया। बट ग्रो तो किया, लेकिन ये भी प्रॉब्लम था ना कि अगर उनका माल टाइम टू टाइम ना बिकेगा तो क्या होगा, वो फिर एग्रीकल्चर से मूव आउट कर जाएंगे। तो हमें एमएसपी बनाना था, तो उन्होंने कहा कि एमएसपी हम रखेंगे, है ना, 150% ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगा है उसका 100 यानी कि 50% प्रॉफिट ऐड कर दो। 100% तो खुद हो गया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, और 150% यानी कि 100% कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और 50% उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये हुआ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही थी कि जो हमें एमएसपी तय करना है वो किस कास्ट में तय करें। तो हमारे पास 3 कास्ट थे। एक कास्ट था क्या, A2। इस A2 में क्या था, सिर्फ जो जेब से लगा गया कैश है, जो पॉकेट से कैश लगा है खेती करते समय, यानी किसान ने जमीन में, है ना, पानी डालने के लिए वहाँ पे जो लेबर हायर किया है, जो सीड्स लाया है, उन सारी चीज़ों को बेटा सोन पानी मार जीवन भर सोना है इसके बाद भाई, कि तो हमेशा के लिए सो जाना, वही सब है, बाकी सब मिलता है, सब होना। तो समझो इस बात को कि जो हमारे पॉकेट से पैसा लगा किसान के द्वारा, वो पैसा क्या कहलाता था, हमारा A2 कहलाता था। जो भी चीज़ें एक प्रोडक्शन में जितने भी कास्ट हमारे लग सकते हैं बाई कैश, है ना, वो चीज़ें हमारा क्या हो गया, A2। तो पहले की सरकार जो शुरुआत में एमएसपी दे रही थी, वो एमएसपी दे रही थी A2 का, है ना, A2 प्लस A2 का 50%, ठीक, या सीधे लिख दो A2 का 150%, 150 ऑफ A2, या A2 प्लस A2 का 50% प्रॉफिट उसने देना शुरू किया। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रहा था, अब किसान को भी नहीं समझ में आ रहा है, और किसान को पता भी नहीं कि एमएसपी होता भी है। अभी भी वो गांव में उपज कर रहा है, और कोई कह दिया भैया अनाज है आपके पास, गेहूँ है, तो हाँ भैया है, तो इतने में दे दीजिए, डील करके फाइनल कर दे रहे थे। और उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी कि जितने भी किसान है वो कहीं ना कहीं बैंक से या किसी इंसान जमींदार से क्या लिए हैं, कर्जा लिए हैं, कर्जा लेकर के खेती कर रहे हैं। खेती करने से प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी कि जब उपज हो जा रहा है तो बार बार आपको क्या कर रहे हैं, आपको बार बार टीस कर रहे हैं कि भाई मेरा पैसा दो। क्यों ऐसा करो, कि उन्हें पता है कि कल हमारे पास ही ये सामान बेच देगा। जब तक आपका प्रोडक्शन हो रहा है तब तक कुछ नहीं, जैसे फसल कट के आपके पास आई, मैं आपको पैनिक करना शुरू कर दिया, भाई पैसा दे दो, नहीं तो इतना ब्याज लगा दूंगा, इतना ब्याज लगा दूंगा। तो आप यह क्या कहेंगे, सर ऐसा है, आप मेरा अनाज खरीद लीजिए, और हम छोटा सा प्रॉफिट यानी थोड़ा सा प्रॉफिट दे करके अपना सामान बेच दे रहे थे। तो सरकार को लगाकर यही कंडीशन लगा, ये कंडीशन बना भी, कई किसान सुसाइड करना शुरू किए। उसमें एक मूवी भी बनी है ना अमीर खान की, हाँ, और एक था जिसमें सुसाइड कर लेता है, तो सरकार, अच्छा एक सरकार ने उसमें एक गलत स्कीम भी निकाला, जो किसान सुसाइड कर लेता था उसको हर्जाना देती थी सरकार। तो किसानों को लगा खेती करने से बढ़िया सुसाइड कर लो, कम से कम मेरा नहीं मेरे परिवार का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो उस तरीके से काम चल रहा था। लेकिन सरकार को लगा कि नहीं, अगर हमको जो सामान बन रहा है अगर उसका प्राइस 50% प्रॉफिट के साथ मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं किसान क्या करेंगे, अपने आप को रोक लेंगे। तो शुरुआत में जो हमारी गवर्नमेंट है
रही है, उसने क्या किया, A2 पर हमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। और जब बीजेपी गवर्नमेंट आई मार्केट में, है ना, 2014 में, तो उसने कहा कि हम आपकी आय को क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। आय का दुगना का ही मतलब था कि वो कह रहा है कि हम आपको किस पे देंगे, MSP C2 पे देंगे। अगर C2 पे हम देंगे तो ऑटोमेटिक जो आज की हमारी आय रहेगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये C2 होगा। इस पे सरकार ने क्या किया, लोगों ने वोट जन्म दिया उनको, सरकार हमारी आ भी गई। लेकिन अब सरकार को समझ में आया कि हमको तो बहुत सारी सर्विस चलानी पड़ती है। एक PDS है आपका, है ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये भी तो हमारे पास है। अब इसमें क्या करती है सरकार, सस्ते में महंगे में माल खरीदती है MSP पे और सस्ते में माल बेचती है, 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरा क्या है, जिन हमारे यहाँ 23 जो ग्रेन्स हैं, है ना, 23 ग्रेन्स पर ही MSP मिलता है। अब ऐसी कंडीशन में देखो पंजाब हरियाणा वाले ज़्यादा उचक रहे हैं। क्यों उचक रहे थे, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ की फसल बहुत ज़्यादा होती है। अब गेहूँ पेडी में आता है और पेडी पे हमारा MSP लागू होता है, तो वो MSP चाह रहे थे कि C2 पे हो जाए। इसका मतलब है कि सारे, अब बाकी जो उत्तर प्रदेश और यहाँ वाले बहुत उपज हम बहुत कम करते हैं, कुछ बेचने के लिए करते हैं, कुछ खाने के लिए करते हैं, लेकिन पंजाब स्पेशली इम्पोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए करता है। तो वो लोग ज़्यादा इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो उनका मतलब था और चाहते थे कि सिर्फ गेहूँ पे लगे, वो चाहते थे कुछ पेडी को, कुछ ग्रेन्स को कम कर दीजिए, स्पेशली पेडी उडी में लगाइए, जिससे पंजाब हरियाणा वाले हमेशा अमीर के अमीर होते चले जाए, बाकी स्टेट वाले घटे जाए। तो सरकार एक तरफा फैसला नहीं करेगी, लेकिन सरकार के लिए प्रॉब्लम तो थी भाई ये बहुत कम आए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब आगे कुछ ऐसा स्कीम निकाला जाए कि इस पे हम दे सके या इस पे दे सके। इस पे सरकार को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। और आपको मैंने बताया था इनकम और एक्सपेंडिचर में कि सरकार की इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अब यहाँ पे भी सरकार जब खरीदेगी तो सरकार का क्या हो जाएगा, इनकम में से तो जाएगा पैसा, एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा। तो सरकार ने क्या किया है, A2FL पे इन्होंने 50% प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी जो किसान का आंदोलन जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, C2। अब FL क्या था, तो मैंने बताया था कि A2 में कैश लग रहा है। अब कैश में जोड़ दो तुम क्या, जो ये किसान है ना, और हिंदी में लिख दे रहा हूँ किसान, ऐसे समझ लो, फार्मर लिखना था, किसान प्लस उसकी जो फैमिली मेंबर भी तो काम कर रही है। किसान काम कर रहा है, उसका फैमिली मेंबर भी तो खेत में काम कर रहा है। छिपी हुई बेरोजगारी जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, तो पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, साथ में हमने भी काम कर लिया, उसकी सैलरी हमको नहीं मिली, वो छिपी हुई बेरोजगारी के। बट अभी उस टॉपिक पर नहीं जाना है, हमें ये जानना है कि भाई कैश खर्च किया, किसान भी उस खेत में लगा हुआ, उसकी फैमिली भी लगी हुई है, तो क्या किसान और उसकी फैमिली किसी और के खेत में लगी होती तो कुछ पैसा मिलता कि नहीं मिलता, मिलता। तो क्या ये भी लागत में आया कि नहीं आया, तो सरकार कहती है ये भी लागत में आएगा। तो यही हो गया आपका A2 और ये हो गया आपका FL, ठीक है ना। अब बात आती है, सरकार एक सर्वे और कराती है, कहती है आपकी जो जमीन है अगर उस पर आप खेती ना किए हो, है ना, जो आपकी एसेट्स है, अगर ये एसेट्स आपका ना होता तो सिंपल सी बात है, अगर किसी और से आप जमीन लेते तो उसको रेंट पे कर दे, या आपका होता और आप खेती ना करके किसी और को देते तो आपको रेंट मिलता। इट मीन्स आपकी ज़मीन की भी कुछ कीमत बनती है, वो भी कहीं ना कहीं लागत में तो है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं होता, किसी से लीज पे लेते, उस पर खेती करते, तो आप कहते हैं ना कि सर ये भी मेरा खर्चा हुआ है। इट मीन्स आपका है तो अपना मत समझिए, उसका भी कोई ना कोई रेंट होता है। तो ये किसान, कैश किसान प्लस लैंड उसमें ऐड हो जाता है, तो यही आपका क्या कहलाता है, ये आपका टोटल मिल करके ये कहलाएगा। और इसी पे सर इस समय डिमांड करिए, और ये दिमाग में भरने वाला कौन था, बीजेपी गवर्नमेंट। सीने तो भरा C2 पे देंगे, C2 अब लोगों को समझ में आ गया। अब लोगों को MSP के बारे में भी, और देखो बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज़ में मानना अवेयर बहुत करती है। MSP हमारा कब से चले आ रहा है, हम अवेयर नहीं थे, लेकिन इस गवर्नमेंट का है कि वो हर स्कीम को हर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक अच्छी खासियत है। बहुत सारी चीज़ों में फॉल्स भी है, ज़मीनी स्तर पे जीरो है ना, फॉरेन लेवल में बहुत अच्छे हैं। तो कई कमियां हैं, हर सरकार में कमी होती है, बेसी होती है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अगर लोग इतना अवेयर हुए हैं, लोग अपनी बातों पे इतना खड़े हो रहे हैं, है ना, तो उसका मेन कहीं वजह ये आपकी NDA गवर्नमेंट है। तो आपको अवेयर करा रही है, MSP पे बात कर रहे हैं। किसान को तो पता ही नहीं था MSP क्या होता है, किसान बगल में बेच दे रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, माल उस केंद्र पे बिक रहा है जो सरकारी केंद्र बनाए गए हैं। क्यों, क्योंकि हमें MSP के बारे में नॉलेज अब हो चुका है।
तो ये 3 फैक्टर थे, इसी 3 फैक्टर पे हमको मिलना है, आने वाले समय में C2 पर मिले। और जैसे हम लोग से पूछा जाए तो मैं एज ए टीचर या मैं एज ए कह सकते हो एज ए इंडियन मैं चाहूँगा कि किसानों को C2 पे मिले। सवाल ये हो जाएगा सर C2 पे मिलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, गेहूँ चावल और भी मांगे हो जाएंगे, फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या हम सर्वाइव नहीं कर रहे? पहले के लोग झोपड़ी में रहते थे, पूरा परिवार रहता था, जाके खेती करता था, घर में टीवी नहीं था, मोहल्ले में किसी का एक टीवी होता तो वहाँ जाकर देखते थे, एसी नहीं था, क्या हम सर्वाइव नहीं कर रहे थे? बट हमारे पास जैसे पैसा आया तो हमने घर पक्के का बना लिया, हमने एसी मंगवा लिया, फ्रिज मंगवा लिया, हमने पंखा लगवा लिया, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, सारी सुविधा हमने ले रखा है। और उसके लिए क्या हम चार्ज पे नहीं कर रहे हैं? उसके लिए चार्ज पे करने में हमें दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब किसान की आय बढ़ाने की बात होती है तो हमें दिक्कत होने लगती है। तो एक सवाल और आता है कि अब सवाल एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि देखो प्रॉब्लम क्या है, एसी फ्रिज सबकी नीड नहीं हो सकती है, लेकिन एक बात समझना कि गेहूँ चावल सबकी नीड है। अब गेहूँ चावल सबकी नीड है, ये सवाल बनता है तो सर जिनकी स्थिति अच्छी है उनके लिए चावल गेहूं का रेट बढ़े उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उसके लिए ये सर्विस तो है ना सर, ले लो जाओ 2 रुपये 3 रुपये। और रूरल अर्बन दोनों में चल रहा है, अंत्योदय अन्न योजना चल रहा है, शहर में प्रायोरिटी हाउस होल्ड चल रहा है ना, हाउस होल्ड चल रहा है, तो आपके पास सारी सुविधा है। लेकिन सिर्फ किसान के मामले में फ़ोन का रेट बढ़ रहा है, एसी का रेट बढ़ रहा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब किसान की आय की बात होती है तो हम सबसे पहले हम जनता ही परेशान हो जाते हैं कि अरे सर बढ़ जाएगा तो चावल महंगा हो जाएगा। बढ़ता नहीं है, वैसे भी चावल 20 रुपये किलो भी मिलता है, 25 रुपये भी, लेकिन घर पे खाते कितने वाला हो? मोटका ना ही खाए, है ना भाई, उसना ना ही खाए, हमें चाहे हो सांबा चाहे, हमें मसूरी चाहे, खाते हैं ना। वहाँ पे तो आप रेट नहीं देख रहे हो, वहाँ पे रेट बढ़ रहा है तो वहाँ नहीं देखते हो। लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या है, जो किसान डेली बेस पे यूज कर रहा है, काला नमक 80 से 100 रुपये हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में मेहमान आए तो इंडिया गेट खिलाएंगे 120 रुपये। लेकिन जो किसान उपज कर रहा है डेली बेस पे, जो सारा किसान उसमें बढ़ने में हमें दिक्कत हो रही है, तो आप उसके लिए परेशान ना, उसके लिए ये मीडिया सुविधा है। अब पर पर्सन 5 किलो देता है और 5 किलो बहुत हुआ, एक पाव भी खाओगे तो है ना, एक क्या होगा 20 दिन में चलेगा, और 1 दिन 4 दिन 15 10 दिन बाद खाना उपवास रख लेना। अरे मीट भी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें, रोटी भी तो खाओगे, है ना। तो ये चीज़ें था हमारा MSP पर। फिर हमने MSP में देखा कि MSP कैलकुलेट कैसे होता है, डिटरमाइन कैसे होता है। सुनो हाथ मत किया करो, 2-3 दिन तो और मुझे रेस्ट दे दो, मैं ज़्यादा देर मत बुलाओ, उसके बाद बोल। MSP डिटरमाइन कैसे होता है, तो हम MSP डिटरमाइन करते हैं कैसे, प्रोडक्शन यानी कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई। मैंने बताया था कि सप्लाई की लाइन कैसे चलती है, सप्लाई की लाइन ऐसे चलती है और डिमांड की लाइन ऐसे चलती है। जहां डिमांड और सप्लाई मिल गया वहीं पे क्या हो जाता है, रेट डिसाइड हो जाता है ना। तो यानी कि MSP भी तो एक प्राइस है, उस प्राइस को डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लाई और डिमांड, है ना, उसको देखते हुए एक रेट हम डिसाइड करेंगे। फिर हमने देखा कि मार्केट में उसकी वैल्यू कैसी है। मार्केट में वैल्यू मतलब कि डोमेस्टिक यानी हमारे घरेलू बाजार में और हमारे इंटरनेशनल मार्केट में उन दोनों की वैल्यू कैसी है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक MSP हाई हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कम है तो MSP ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तीसरा हुआ कि हमें देखना है कि एक ही समय पे अगर 2 फसल हो रहे हैं, मान लो एक फसल का नाम क्या है A और एक फसल का नाम है B। कुछ किसान ने कहा मैं ये उपज करूँगा, किसी ने कहा मैं ये उपजाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो उपजाएगा 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में मान लेते हैं 2 क्विंटल, है ना, 2 क्विंटल उपज होगा। लेकिन ये जो ग्रेन है ये उपज ज़्यादा नहीं दे रहा है। जैसे तुम्हें कहते हो चावल नॉर्मल उगाते हो, ज़्यादा देता है, काला नमक कम होता है ना। जो खेती किए वो जानते हो, मैं नहीं किया हूँ तो उतना नहीं जानता हूँ, बट थोड़ा सा हाँ जानता हूँ कि काला नमक कम होता है। अब उसने कहा मैं B उपजाऊंगा, अब ये उपजाया तो कितना हुआ, 1 ही क्विंटल हुआ इसका। अब इस कंडीशन में अगर इसकी प्राइस हम 20 रुपया रख दें तो इसकी भी प्राइस हम 20 रुपया रख दें तो क्या इसकी खेती आने वाले समय में होगा, नहीं होगा। ऑटोमेटिक इसकी खेती क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये करने से क्या फायदा है जब हमको पैसा मिल नहीं रहा है। तो इसकी MSP 20 रुपये पे तय होगी, तो इसकी MSP कितने पे तय होगी, 40 रुपये, जिससे कि हमें इक्वल भावना मिल जाए, है ना।
अब हमें फील होगा कि चाहे ये होगा चाहे ये होगा। इससे यानी कि हमें क्या करना है, हमें मार्केट में प्राइस को बनाए रखना है अपने फसलों में। नहीं तो एक ही सीजन में अलग अलग फसल होगा या अलग अलग क्वांटिटी में अगर उसका हो रहा है प्रोडक्शन, तो जमीन का पटलाई अलग तरीके से काम करता है, कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कुछ कम, तो उसको मेंटेन करके रखेंगे तब हमारा एमएसपी तय करने में हमको आसानी होगी। तीसरी बात है कि हमें ये देखना है कि मार्केट में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है उसके कंपेरिजन में हमें एमएसपी तय करना है। तो ऐसा ना करें कि हम एमएसपी तय कर दें और एमएसपी पे बेच लिया और मार्केट में गया और अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीदना है तो पता चला पूरा पैसा कपड़े में ही चला गया। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट में कपड़े की प्राइस क्या है, मार्केट में गुड्स की प्राइस क्या है, उस प्राइस के हिसाब से हम एमएसपी को तय करते हैं। अगर मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम एमएसपी को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे कि किसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। तीसरा और अगला चीज़ है कि 50% मैंने बताया था, 6 पॉइंट है, 50% आपको ऐड करना है, गवर्नमेंट ने ऐड किया। अगला पॉइंट था 7th पॉइंट, उसमें ये कहा गया कि इतना भी मत कर दो कि कहीं हमारे जेब पे भारी कर दो। किसान का तुमने एमएसपी इतना हाई कर दिया कि किसान के पास तो पैसे हो गए लेकिन हमारी औकात नहीं कि अब हम दाल चावल गेहूँ खरीद पाए। तो हमारा ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट में इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर किसान को देख रहे हैं तो कंज्यूमर को भी ध्यान में रख करके, तो इस तरीके से हम डिटरमाइन क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं एमएसपी। ठीक है, कौन इसको तय करता है बेटा, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है ना, ये इसको डिसाइड करता है, ये रिकमेंडेशन देता है, मिनिस्ट्री उसको फाइनल तय करती है कि कितना रखना है। इसलिए देखो जब मैंने दिखाया था कल उस दिन चार्ट, उसमें मैंने देखा था एक रिकमेंडेशन था और एक क्या था, फाइनल था। ये क्या फाइनल किया गया, फिक्स। अब हम लोग पढ़ना था शुगर केन प्राइस, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, पूछा जाता है। हाँ, इसको बोलते हैं शुगर, गन्ने, है ना, गन्ना। अब देखो शुगर केन प्राइस में क्या, हाँ उसके पहले आपने एक और क्वेश्चन था, क्या पॉइंट था, डबलिंग द फार्मर्स इनकम। यस, डबलिंग द फार्मर। ठीक है, ठीक है, शुगर केन प्राइस का उसको बैठ आ जाते हैं जो है ना। अब शुगर केन प्राइस में क्या है कि अब इसके लिए एक अलग सिस्टम चलता है, इसमें FRP चलता है, MSP नहीं चलता है। ठीक है, अब शुगर केन प्राइस में, अच्छा प्राइस कैसे बढ़ता है बेटा, डिमांड के हिसाब से, है ना, डिमांड के हिसाब से या सप्लाई के हिसाब से कोई भी रेट हाई या कम होता है। लेकिन देखो शुगर केन वाले में क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि देखो कास्ट तो बढ़ रहा है समय के अनुसार, लेकिन क्या शुगर की डिमांड बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रही है, चीनी की डिमांड नहीं बढ़ रही है, दवा की मिठाई नहीं खा रहे हो, खा रहे हो ना, उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है जैसा बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप चीनी तो कंज्यूम कर रहे हो, अब आपको हेल्थ कॉन्शियस भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या कर दिया, चीनी की मात्रा कम कर दिया है। यानी कि जिस रेशियो में हमने गन्ना का उत्पाद किया उस, है ना, वो सप्लाई मैंने प्रोवाइड की, उस तरीके से डिमांड हमारे देश में नहीं है। जैसे बाकी चीज़ों में जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई, जैसा सप्लाई वैसा हम डिमांड रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शुगर केन के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश, भाई स्पेशली उत्तर प्रदेश पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत ज़्यादा शुगर केन हो रहा है, यानी गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन डिमांड के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं यार, हल्का चीनी, कोई एकदम चीनी छोड़ दे रहा है। अच्छा, वहाँ भी प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट सरकार पे नहीं करती है, यहाँ पे क्या है, MSP सरकार डायरेक्ट पे कर रही थी, इसमें FRP है, FRP पे डायरेक्ट सरकार पे नहीं करती, क्या करती है, आप क्या करो अपने गन्ने को ले जा करके शुगर मिल पे दे दो। अब वहाँ देने के बाद वो क्या करता है, कुछ कास्ट आपको तुरंत तत्काल में दे देगा, बाकी क्या करता है कि बाकी मार्केट में जब हमारा गुड्स बन जाएगा, मतलब हमारा शुगर बन जाएगा, उसकी जब सेलिंग होगी तब हम आपको प्राइस देंगे। तो मालूम बाकी सब इसका इसलिए अलग कर दिया गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल के ऊपर डिपेंड करता है ना, सेल के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी प्राइस। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि हम जैसे ही गन्ना लेकर के गए, हमें कुछ कास्ट हमको
तुरंत दे दिया गया 10%, 20%, 30% हमें दे दिया गया। बाकी हमने कहा मुझे कब मिलेगा, तो हमें पता चला कि बाकी हमें कब मिलेगा, तो भाई जब ये मार्केट में चीनी बन के तैयार हो जाएगा, मार्केट में जब चीनी पहुंच जाएगा, यानी हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी अब पब्लिक कर दे या ना कर दे बाकी बात, तब हम क्या करेंगे, तब तुमको हम प्राइस पूरा अपना कंप्लीट प्राइस दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो, मार्केट में डिमांड क्या हो गई, घट गई, डिमांड घट गई, क्योंकि भाई आजकल बहुत सारी चीज़ें मैंने जो भी बताया आपको, कि आपको बता रहे हैं कि चीनी खाने से फैट होता है, चीनी खाने से ये प्रॉब्लम होती है, वो हेल्थ कॉन्शियस हम हो गए थोड़ा सा। अब इस वजह से मार्केट में डिमांड कम हुआ, तो जो है ना, अब क्या हो रहा है, शुगर की सप्लाई कम हो गई, वहाँ पे शुगर की सप्लाई कम हो गई, तो इनको बहुत ज़्यादा दिन तक वेट करना पड़ा, है ना। इसलिए सरकार ने FRP आया है, इसका पूरा नाम लिख देना बेटा, फेयर एंड प्राइस। और ये काम करता है किसके लिए बेटा, ये करता है शुगर केन के लिए। ठीक है, डिटरमाइन पढ़ा दिया हूँ, ये पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। अच्छा, डबल इनकम को थोड़ा रोकूंगा, ठीक है ना, इसलिए रोकूंगा, डबल इनकम दो तरीके से पढ़ाऊंगा। जब फूड सिक्योरिटी भी पढ़ा देना, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपका फूड सिक्योरिटी दी है, तो डबल इनकम को एक साथ लेकर के लास्ट में कंप्लीट कर देना होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें डबल इनकम एक और भी है ना फूड सिक्योरिटी में, कि हम क्या करते हैं कि सरकार हमको EDS के द्वारा क्या करता है, सामान हमें प्रोवाइड करता है, और हम उस सामान को क्या कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, वो भी डबल इनकम में आता है, दोनों को एक साथ लेना। आगे बढ़े बेटा। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगला जो टॉपिक है, क्या है हमारा, फूड सिक्योरिटी। क्या होता है बेटा, हम ये कैसे, ठीक है, मैं भेज देता हूँ।